नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 100 साल में तो अमूमन सब कुछ बदल जाता है और अगर संगठन 140 साल पुराना हो, कांग्रेस जैसा, तो समय के साथ उसमें बदलाव जरूरी हो जाता है। सालों के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद सत्ता में सालों तक बनी रहने वाली पार्टी जब सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही हो तो अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए कई प्रयोग होते भी दिखते हैं। फिलहाल राहुल गांधी पार्टी की सत्ता वापसी के प्रयास पर लगे हुए हैं और प्रयोग हो रहे हैं। बिहार में चुनावी साल में ताबड़तोड़ दौरे के साथ पार्टी में पिछड़े अल्पसंख्यक दलितों का दबदबा बढ़ाकर राहुल गांधी कुछ बेहतर करने की आस लगाए बैठे हैं। लेकिन क्या अगड़ों को, जो उनके परंपरागत वोट बैंक बताए जाते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर पिछड़ों को, जो दूसरे खेमे के परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं, उन्हें साथ लाकर बैसाखी छोड़ बलवान होने और सत्ता में आने की संभावना को साकार कर पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि चौबे जी चले छब्बे बनने और दूबे बन के लौटे वाली कहावत चरितार्थ हो जाए। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि अगड़ों को किनारे कर, पिछड़ों को आगे कर बीजेपी की बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति की काट निकाल पाएंगे राहुल गांधी? और क्या इससे मजबूत होगी कांग्रेस? सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अशोक सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे आदित्य पासवान जी और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे अरुण यादव जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में। सबसे पहले तो आदित्य जी, सवाल आपसे यही कि कई प्रयोग होते दिख रहे हैं। बिहार में कांग्रेस कभी अगड़ों की पार्टी हुआ करती थी, परंपरागत वोट बैंक अगड़े माने जाते थे। अब राहुल गांधी मंच से खुलकर कह रहे हैं कि कभी 2/3 अगड़े हमारे संगठन में महत्वपूर्ण पद रखते थे, अब 2/3 पिछड़ों को वो आगे फ्रंट लाइन वाली भूमिका दी गई है। तो ऐसे में आप अपने परंपरागत वोट बैंक को खोने का खामियाजा तो नहीं भुगत सकते? देखिए, मैं आपकी बातों से थोड़ा असहमत हूँ यहाँ पर जी। क्योंकि आज जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं अगले पिछले की, तो कांग्रेस सर्व समाज की बात हमेशा से करती रही है। आज़ादी के बाद आप देखिएगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान समिति का चेयरमैन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाया। आरक्षण का प्रारूप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया और लागू कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस हमेशा पिछड़ों दलितों की का प्रेम जो है हमेशा बना रहा है और ये सब संगठन की चीज़ें हैं, बदलाव होती रहती है। इसके पहले ऐसा नहीं है कि पहली बार राजेश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, इसके पहले भी दलित समाज से अध्यक्ष थे। आपके जनता दल यूनाइटेड में भी हैं अशोक चौधरी जी, वो अध्यक्ष थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए हैं सीताराम केसरी जी, पिछड़े समाज से आते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभी हैं। तो ये सब मैं आपकी बातों से यहाँ पे असहमत हूँ। और राहुल गांधी जी में एक नई उम्मीद देश के बहुजन, देश के दलितों को दिख रही है कि जिस तरह से वो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जो यात्रा किए हैं, प्रेम के लिए यात्रा की हैं, जो हिस्सेदारी जो अभी तक कांग्रेस को नहीं मिली, जो बहुजन को नहीं मिली है, जो दलित समाज को नहीं मिली है, उसके लिए वो यात्रा कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं और हम कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ इस लड़ाई में खड़े हैं। तो मैं आपकी बातों से असहमत हूं कि आप जो इसको जातीय रंग या देने का जो प्रयास कर रहे हैं वो नहीं है। कांग्रेस हमेशा से सर्व समाज की बात करती रही है, करती रहेगी और हम कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। अगर असहमत होना लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अंग है। हम जरा अरुण जी से जान लेते हैं। हम अब तक सुनते आए हैं कि पिछड़ों दलितों को मुखर आवाज देने वाली, सत्ता में उनका हक दिलाने वाली पार्टी आरजेडी रही है। तो अगर कांग्रेस भी उन्हीं के शब्दों का उपयोग कर रही है सियासी मंच से, तो क्या उनके वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है? बिल्कुल नहीं दीपक जी, और तो अच्छी बात है। हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। तो तेजस्वी यादव जी आर्थिक न्याय की बात करते हैं। तो वहीं कांग्रेस भी इस विचारधारा को लेकर मजबूती से आगे बढ़ रही हो तो क्या दिक्कत है? बहुत ही खुशी की बात है। और आज राहुल गांधी जी का बिहार दौरा था और जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का संकल्प है, उन संकल्प में ही तो जान फूंक रहे हैं वो अपने संगठन के माध्यम से। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का महागठबंधन का 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या एजेंडा था, क्या नारा था तेजस्वी यादव जी का, महागठबंधन का?
महागठबंधन मजबूती के साथ तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। बेरोजगारी मुद्दा था, पलायन मुद्दा था, नौकरी मुद्दा था, और आपने देखा बिहार की जनता ने उन मुद्दों पर मुहर भी लगाया। मात्र 12,000 वोट से हम पीछे रह गए। महागठबंधन और 12,000 वोट आ जाते तो बिहार में महागठबंधन अरुण जी, सरकार बनती। ये 12,000 तेजस्वी वोट यादव तो जी तब मुख्यमंत्री- आएंगे ना जब आप नए वोट बैंक की तलाश में निकलेंगे। आप जिस वोट बैंक को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, कांग्रेस नेता भी आ रहे हैं तो उसी वोट बैंक में चेक काट कर जमा कर रहे हैं। तो अगर कुछ निकलेगा तो आपके वोट बैंक से ही निकलेगा। बढ़ोतरी होती दिख नहीं रही है। देखिए दीपक जी, सबसे पहले इन बातों को समझिए। हम मुद्दे की राजनीति करते। किनके मुद्दों की ये भी महत्वपूर्ण है अरुण जी, उसका भी उल्लेख विशेष रूप से कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो रोजगार के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, पलायन के सवाल पर, जो बिहार आज बेरोजगारी का हब बना हुआ है। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। क्या हाल है बिहार का? पलायन के क्षेत्र में देख लीजिए, बेरोजगारी के क्षेत्र में, भूखमरी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में देख लीजिए ना बिहार कहाँ खड़ा है। नीति आयोग का रिपोर्ट आप देख लीजिए, एनसीआरबी का आंकड़ा पढ़ लीजिए। चलिए, हमने ये भी देखा है कि गांधी मैदान में कार्यक्रम आयोजित कर, बिहार के हर जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर लाखों की संख्या में नियुक्ति पत्र भी बांटे जा रहे हैं, और सिर्फ शिक्षा विभाग में नहीं, अलग अलग विभागों में। चलिए अरुण जी, हम आएंगे आपके पास, डॉक्टर अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं। अरुण जी आ रहे हैं ना? महत्वपूर्ण बात है, वोट बैंक एक ही है और सब उसी में चेक काट कर डाल रहे हैं, तो किसको ज्यादा मिलेगा ये हम जानना चाह रहे हैं। अशोक जी, आपकी पार्टी भी अंत्योदय की बात करती है, पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों के हिमायती होने की बात करती है, और उसी वोट बैंक पर सबकी नजर है, तो आपकी हिस्सेदारी कहां से आएगी? दीपक जी, सबसे पहले कि जो हमारा नैरेटिव है उसमें हम जीते हैं, और जो जीने की हमारा वे ऑफ लाइफ है उस पे हमें लोगों ने विश्वास भी प्रकट किया है। हम छोटे लोगों की बात करते हैं, हम अंत्योदय की बात करते हैं, और हम देखते हैं कि उनका विश्वास भी एक मास स्केल पे पहुंचा है। अभी आपका संदर्भ आज आदरणीय राहुल गांधी जी के बिहार दौरे से था कि उन्होंने खुल्ला मंच से जो नैरेटिव बनाया। एक तो कि मैं क्लियर कर दूं कि महागठबंधन के ये जो MY समीकरण जिसको अगुवाई कर रहा है आरजेडी, ये कहीं छिपाने की बात नहीं है। उनका कोई मुद्दा नहीं, उनका कोई एजेंडा नहीं, वो सिर्फ एक एजेंडा है M और Y का। उस M और Y में शायद 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों में आदरणीय राहुल गांधी जी को लगा कि M का हम में विश्वास आ गया है, तो 25 के चुनाव के लिए वो M का हवा खड़ा करके और वो राजद से सीट की दावेदारी के लिए ये दौरा अपना कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूं कि किसी मुद्दे पे, चाहे पलायन हो चाहे बेरोजगारी हो, जिस पे ये दोनों पार्टियां या महागठबंधन की कोई पार्टियां संवेदनशील हैं। और राहुल गांधी ये तो कह के गए हैं कि अगर आप सक्षम हैं, योग्य हैं, फिर भी व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि आप उसके लायक काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके लायक रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, ये आरोप लगा कर गए हैं। ये किसने बनाया? यहाँ 70 सालों में कांग्रेस ने ही ये व्यवस्था नहीं, वो बिहार में आकर बिहार की राजधानी में बोल कर गए हैं, जहां करीब 2 दशकों तक एनडीए की सरकार रही है। नहीं, 2 दशकों तक रही है, लेकिन उसके पहले का देखिए तो करीब 65 सालों तक सिर्फ महागठबंधन की सरकार रही है आजादी के बाद, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया। तो हम कैसे नहीं माने कि वो अपने पिछले सरकारों को ही गालियां दे रहे हैं, और आज इस स्तर पे पहुंच गया है महागठबंधन। चलिए, आपने जिस चीज का उल्लेख कर दिया उस पर हम जवाब जरूर आदित्य जी से लेना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। हम अपने दर्शकों को भी याद दिला दें कि राहुल गांधी ने बिहार में आकर मंच पर यह माना कि कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई है, उन गलतियों को सुधारा जाएगा, तब सत्ता में वापसी की संभावना बनेगी। जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि गलती है, तो ये बड़प्पन की बात कह सकते हैं कि संगठन का नेता कार्यकर्ताओं के सामने गलती स्वीकार कर रहा और उसमें सुधार की गुंजाइश तलाश रहा है। तो क्या इस बार कुछ बड़ा बदलाव
होने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है पदाधिकारियों को पद देकर उस वर्ग से जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया सभी दलों द्वारा, जैसा राहुल गांधी ने मंच से कहा। चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस कितनी मजबूत होगी इस पर, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने मंच पे जब स्वीकार किया कि हाँ कुछ गलती हुई है और उसे सुधारा जाएगा, तो क्या गलती थी और क्या सुधारने की संभावना देख रहे हैं। फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे, आदित्य जी से जानते हैं। आदित्य जी, आपने ही बताया है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने पिछड़े दलितों को उनका वाजिब हक दिलाया। डॉक्टर अंबेडकर का आपने उल्लेख किया और कई नेताओं का नाम लिया जिन्हें संगठन में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी। तो अगर पिछड़े दलितों को उस समय भी तरजीह दी जा रही थी, तो फिर राहुल गांधी किस गलती का उल्लेख करते हैं और पार्टी के जिला अध्यक्षों में संख्या गिनाते हैं, इस समाज की इतनी है, इस समाज की इतनी है, और पिछड़ों की संख्या का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। गलती क्या रही? देखिए, गलती ढूंढने की ज़रूरत जो राहुल जी ने पहली बार ये नहीं कहा है, इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि अगर हमसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उसे हमें मानना चाहिए और उसे ठीक करके मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। और जो देश में जो हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए थी अभी तक बहुजनों को, जो दलित समाज को, आदिवासियों को, जिसके पे देश पर पहला हक उन्हीं का है, तो वो हिस्सेदारी जो नहीं मिली, उसी हिस्सेदारी को दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो हिस्सेदारी नहीं मिली उसकी हम बात कर रहे हैं। अब चलते हैं जो बिहार में बिहार की बात कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई ने कहा भी कि बिहार में सरकार जीत हुई है और बहुत अच्छे से चल रही है, तो और हम पिछड़ों की बात कर रहे हैं, ये नया चीज़ है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। कांग्रेस हमेशा से सर्व समाज की बात करती रही है और एम का इशारा कर रहे हैं। तो हम कोई एम के पीछे नहीं है, ना कोई वाई के पीछे है, ना किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के पीछे है। हम चाहते हैं कि बिहार का भला हो, और बिहार का भला तभी होगा जो 19.5 साल का जो मिस रूल नीतीश कुमार जी का और भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उससे जब बिहार को छुटकारा मिलेगा तब। हम अगर सिलसिलेवार चलेंगे तो आज देखने की जरूरत है कि बिहार से लगातार पलायन हो रहा है। यही बिहार की धरती जो ज्ञान की धरती के रूप में जानी जाती थी, आज उसे लेबर की धरती नीतीश कुमार और भाजपा ने बना दिया। चलिए आदित्य जी, पलायन में सिर्फ पिछड़ों का पलायन नहीं हो रहा, आगड़े भी पलायन कर रहे हैं, विभिन्न कारणों से पलायन कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई उल्लेख नहीं है। दीपक जी, पलायन बड़ा इशू है, उसमें अगड़े पिछड़े दलित सब आते हैं, बिहार के लोग आते हैं। और आप चले जाइए देश के, राहुल गांधी के संबोधन के दौरान ऐसा कहीं नहीं लगा, 1% भी ऐसा आभास नहीं हुआ कि राहुल गांधी सवर्णों के बारे में जिक्र कर रहे हो कहीं। नहीं, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं कि वो सवर्णों की, क्योंकि राहुल गांधी उस तरह की बात करके गए हैं। उन्होंने मंच पर लिस्ट निकाल कर बताया है कि पहले 2/3 सवर्ण हुआ करते थे, अब 2/3 दलित पिछड़े हैं। तो ठीक है ना, जब दलितों को बात कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें भाई? जब दलितों को हिस्सेदारी नहीं मिली, जब पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं मिली, तो वो बात कर रहे हैं, तो कौन सी गलत बात है? क्या हक अधिकार नहीं है? बिल्कुल। क्या दलित आगे आ पाए? क्या पिछड़ा आगे आए? तो जो नहीं मिला है, ऐसा तो नहीं है कि सवर्ण समाज जो है उसे कांग्रेस में साइड कर दिया गया, सभी हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए अशोक जी कुछ कहना, लेकिन अगली पंक्ति में हमारा हक है कि हम भी अगली पंक्ति में आगे खड़े हों। जो पिछली पंक्ति में हमारा साथी खड़ा रहा है, जिसे पूछा नहीं गया है, उसे पूरा हक है कि आगे आए, और राहुल गांधी जी उसी में मदद कर रहे हैं। और फॉर्मूले से आप अगली पंक्ति में बिहार को दिखी है, देश को दिखी है। बिल्कुल, और राहुल गांधी को एक उम्मीद दिखी है कि इससे सत्ता में आने की संभावना बन रही है। अशोक जी, बिल्कुल नहीं, सत्ता की बात नहीं है ये बात है समाज को कैसे आगे लाने की, बिहार को कैसे जो 19.5 साल का मिसरूल हुआ है भाजपा जदयू का, उससे छूट दिलाने। चलिए ठीक है, हम अशोक जी की बात सुन लेते हैं। दीपक जी, बातों से ये लगता है या आज के दौरे से कि राहुल गांधी जी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। उनके नैरेटिव और उनके एक्शन में एकदम कंट्रास्ट है। आज एक चीज बताइए, वो महागठबंधन की बात करते हैं और जिस पिछड़े की बात करते हैं, तो हम क्यों न माने कि पिछड़े और दलितों के बारे में उनका ये ऑर्नामेंटेशन है सिर्फ। आज वो जिस विशेष कार्य के लिए आए थे, वो कन्हैया कुमार के पदयात्रा में उनका हिस्सा लेना था। और कन्हैया कुमार एक सवर्ण जाति से आते हैं और आरजेडी के नेमेसिस कहे जाते हैं। लालू प्रसाद यादव मानते हैं कि उनकी राजनीति के, तेजस्वी यादव की राजनीति के नेमेसिस हैं ये। तो पूरी तरह से एक, मतलब आप आसान शब्दों में कहें तो लालू प्रसाद की राजनीति के काट के तौर पर, उनके तोड़ के तौर पर, हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर ये वो कहते हैं कि हम पिछड़ों की बात करते हैं और कार्यक्रम में अगड़े को
अगड़े को अगुवाई देकर कन्हैया कुमार को, जिसके बारे में महागठबंधन के तो सबसे बड़े अशोक जी इसे ये क्यों नहीं समझा जाए कि सर्व समाज, जो आदित्य जी कह रहे हैं कि एक जगह हम अगड़ों की बात कर रहे हैं, दूसरे मंच पर आ रहे हैं पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो सर्व समाज की समेकित तो बात हो गई। कांग्रेस का सबसे आप बड़ा जो लीडर- बटेंगे तो कटेंगे वाली बात कर रहे हैं, उसे वो दूसरे अंदाज में इस तो तरह से बड़े मंच पर- कांग्रेस के नहीं, बड़े आप भी तो लीडर- बटेंगे तो कटेंगे की बात करते कांग्रेस हैं के ना। बड़े लीडर इस बात को क्लियर क्यों नहीं कहते हैं कि मैं अगुड़ पिछड़ों की बात, दलित की बात केवल करता हूं भाषण नहीं, देने के लिए। एक जगह वो अगुवाई कर रहे हैं मेरी- ना, वो आप ही कह रहे हैं ना अशोक जी कि एक जगह वो अगड़े के कार्यक्रम में जाते हैं, उसे पोस्टर बॉय बनाते हैं, दूसरी जगह कार्यक्रम में आते हैं तो पिछड़ों की बात करते हैं, और संगठन में तो ये तो समेकित बात हो गई ना, कांग्रेस समेकित बात कर रही है। लेकिन बात कहती कहां है, यही तो बिहार की जनता जानना चाहती है। चलिए, बिहार कि की जनता कैसे? ये जानना क्योंकि चाहती है, हाँ। केवल बिहार की जनता नहीं, इनके सबसे बड़े लीडर महागठबंधन के आ रहे हैं, आदरणीय आ रहे हैं। लालू जी ही खुद कन्हैया कुमार को देखना नहीं चाहते हैं। चलिए, और ये तो चिढ़ा लालू के जी गए। जानेंगे ना, ये लालू जी जानेंगे। ये चिढ़ा अरुण जी कर के गए। पास चलते हैं। अरुण जी, अगड़े पिछड़े दोनों को साध रहे हैं, आपके विरोधी मतलब कांग्रेस के विरोधी बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं अशोक जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस एक तरह से पिछड़ों के लिए जो बात कर रही है वो दिखावा है, अगड़ों के कार्यक्रम में खुद का चेहरा दिखाकर चले जाते हैं। राहुल जी, सच्चाई है दीपक जी कि एनडीए बौखला चुकी है, बौखलाहट में, क्योंकि बिहार में देख रहे हैं आप परिवर्तन की आंधी बह रही, और इस परिवर्तन की आंधी में एनडीए सरकार का डूबना लगभग तय है। फिलहाल तो सवर्णों के सियासी भागीदारी का डूबता नहीं। हुआ नाव दिख रहा है, नहीं, कोई हम उन्हें तो पूछने वाला एक- नहीं है। सुनिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी A to Z की बात करते हैं। अंतिम पायदान में चाहे जिस वर्ग का लोग हो, जिस समूह का लोग हो, उनको हम मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं। आप बताइए, 17 माह के सेवा काल में 5 लाख सरकारी अरुण जी, नौकरियां मिली, अरुण जी, एक वर्ग के बीजेपी नेता लोगों को मिला। अंत्योदय कहकर जाते हैं तो उसमें सभी समाज का तबका नहीं है जो पिछड़े पायदान पर है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में धरती अब तो आसमान हमने का पिछड़े अंतर को है, प्रधानमंत्री और भारतीय बनाया है। जनता पार्टी और एनडीए का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। 11 साल से केंद्र में आरजेडी सरकार केवल में MY की बात और करती है। बिहार में भी 17-18 साल से है। आप बताइए ना, बिहार के लिए क्या किया, उनके पास क्या उपलब्धियां गिनाने के लिए? नहीं, अशोक जी, कुछ कामों पे नहीं। आज नहीं जाएंगे हम, बस ये और समझने का इसलिए- प्रयास कर रहे हैं कि सबकी नजर जब पिछड़ा पूरा वोट बैंक बिहार- पर है तो अगड़ों की कौन कद्र करेगा। क्या बिहार में अगड़ों की सियासी भागीदारी अब देखिए, नगण्य रह दीपक गई है? जी, अगड़ा आदित्य हो, जी, पिछड़ा हो, दलित हो, एक सेकंड आदिवासी आदित्य हो, जी, अरुण जी की बात सुन लेते हैं। सबों ने मन मियाज बना लिया है। ये जो जन विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार नीतीश जी के अगुवाई में चल रही है, उसे हटाने का। चलिए ठीक और है, ऐसे आदित्य भी जी कुछ सरकार कहना चाह ना रहे कि हैं। बिहार में अरुण कोई जी, चीज अरुण नहीं जी है। माफी चाहेंगे, वक्त का अभाव है। आदित्य जी, अगड़ों की बिहार में राजनीतिक भागीदारी नगण्य हो गई है, कोई उन्हें तवज्जो नहीं दे रहा। नहीं, ये हम तो अगला पिछड़ा की बात ही नहीं करते, हम तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। और हमारे बड़े भाई जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, इनके शब्दों में डेस्परेशन साफ साफ दिखा रहा है कि जो कांग्रेस के लिए भीड़ पूरे बिहार में आ रही है। आप कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, तो वो कन्हैया कुमार जी NSUI के इंचार्ज हैं, और जो यात्रा हो रही है NSUI यूथ कांग्रेस मिलकर कर रहा है, उसमें अगला पिछड़ा सभी लोग हैं। तो इसमें आप इसमें जातीयता कहां से ला रहे हैं? हमने बिहार में राहुल जी ने एक रविदास समाज से प्रदेश अध्यक्ष दिया है, तो सर्व समाज की बात कांग्रेस लगातार करती रही है जब से देश आजाद हुआ है, और आज भी कर रही है, कल भी करती रहेगी। अब मैं आपको बोलेंगे, अगर आप समय देंगे तो मैं इसकी व्याख्यान भी करता हूं। नहीं, व्याख्यान नहीं है, हम बस अब चलते चलते अशोक जी की एक प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। अशोक जी, आरजेडी के नेता एक परिवार से, कांग्रेस के नेता एक परिवार से, इसकी मलाल आपको रही है, और आप अलग अलग जो जिम्मेदारियां अलग अलग नेतृत्वकारी भूमिका में अलग अलग तबके से समाज के लोगों को देते रहे, उसका बहुत क्या कहें, ताल ठोक कर बखान करते रहते हैं। तो उनमें अगड़े कहाँ हैं? अगड़े पूरी की पूरी तरह से न हम किसी को एक प्रबुद्धता देते हैं, एक समरसता से हम हर समाज का प्रतिनिधित्व देते हैं, और इसीलिए हम जाने भी जाते हैं। लेकिन
जो समाज के अंतिम वर्ग में बैठे हैं, अंतिम पंक्ति में, उसको प्राथमिकता हम देते ही रहते हैं। चलिए, और उसको प्राथमिकता भी आप दे रहे हैं। सभी ये कह रहे हैं कि हम हर तबके को उचित भागीदारी दे रहे हैं, लेकिन उस तबके के लोगों को इस बात का एहसास है कि किन्हें कितनी भागीदारी मिल रही है, किनकी कितनी आबादी है बिहार में, ये स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी उस गणना के आधार पर जो गणित तय किया जाना चाहिए, जिससे सियासी समीकरण सधता है, उससे संतुष्ट नहीं है। और आरजेडी भी उस गणना के फलाफल से संतुष्ट नहीं है, जो आरक्षण का एक प्रावधान है, उसका हम उल्लेख कर रहे हैं। माफी चाहेंगे, मेहमानों से वक्त का अभाव है। अशोक जी, आदित्य जी और अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश और बिहार नहीं भूलेगा कि नौकरी। चलिए, हम देखेंगे कांग्रेस आगे किस स्थिति में रहती है, बीजेपी किस स्थिति में रहती है, आरजेडी किस स्थिति में रहती है। बिहार का चुनाव नजदीक है और चुनाव में सबका परीक्षण निरीक्षण जनता कर देगी। अपने अंदाज में, अपने संख्या बल के आधार पर वो सियासी समीकरण साधने में सक्षम होगी। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।